से हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी स्टूडेंट्स, कल 14 अगस्त बड़ी शान व शौकत से मनाया होगा आपने। अल्लाह ताला आपको ऐसे जश्न आज़ादी हज़ारहा देखने नसीब करे, आमीन। तो स्टूडेंट, अब हम अपनी पढ़ाई की तरफ आएँ। ठीक है, अब हमारा नया लेसन आज स्टार्ट होना है। सफ़ा नंबर 47 सज्जाद हैदर यल्दरम का लिखा हुआ लेसन। ठीक है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ठीक है स्टूडेंट, पिछले सफ़े पे आपने उनके हालात ज़िंदगी थोड़े से खुद पढ़ लेने। ठीक है, तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं 48 पेज से। ठीक है, कुछ तदरीसी मकासद हैं, पहले उनको जान लीजिए, उसके बाद फिर हम सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। माशरे में मुख्तलिफ़ अफराद के गलत रवैयों की निशानदेही करना। ठीक है, सबक में ये बताया जाएगा। दोस्ती के मुस्बत और मुनफी पहलुओं को उजागर करना। ठीक है, वक्त दौलत है, इसकी कदर व कीमत से वाक़फियत दिलाना। ठीक है, यल्दरम के ज़बान व बयान से मुतारिफ़ करवाना। ठीक है, यानी कि मुसन्निफ़ के लिखने का अंदाज़ कैसा है ये बताया जाएगा बीच में। और आखिरी इसका मकसद है कि तलबा को जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया को तरकीब नहवी में ढालने की तरतीब देना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बातें हम ग्रामर के हवाले से पढ़ेंगे। तो हम बाकायदा सबक का आगाज़ करते हैं। अल्फाज माने आपने गौर से सुनने हैं, जो तशरीह के लिए आपके लिए ज़रूरी होते हैं। जहाँ जहाँ मैं वजाहत करूँगी वो गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। शेर से स्टार्ट कर रहा है मुसन्निफ़ अपना सबक का आगाज़। है कोई तलब अपनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। यानी कि वो कहता है दुनिया से मुझे कोई तलब की ज़रूरत नहीं है, मुझ पे ये एहसान मत कीजिए कि मैं कोई तलब करूं। ठीक है, एक दिन मैं दिल्ली की चांदनी चौक में से गुज़र रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी। चांदनी चौक दिल्ली की जगह का नाम है एक। ठीक है, जो बड़े मौसर तरीके से अपनी हालत ज़ार लोगों से बयान करता जा रहा था। मौसर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच उठी 98 अल्फाज और इसी पैराए में दोहराई जाती थी। यानी कि वो दर्द भरे जो अल्फाज बोल रहा था ना, वो बार बार इसी पैराए में इसी तरीके से बोलता जाता था, दोहराता जाता था। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं इस शख्स को देखने और इसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। यानी कि उसकी दर्द भरी आवाज़ थी, तो मैं खुद ब खुद उसे देखने के लिए चल पड़ा। इस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म मोटा ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मस्त कर दी थी। ठीक है, यानी कि उसके जो जिस तरह के उसके हालात थे, उसकी चेहरा जो है वो बदसूरत हो चुका हुआ था। ये तो इसकी शक्ल थी, रही इसकी सदा तो मैं ऐसा कसीउल कल्ब नहीं हूँ कि सिर्फ इसका मुख्तसरा ख़ुलासा लिखूँ। कसीउल कल्ब मीन ज़ालिम। अपने आप को मुसन्निफ़ कहता है कि मैं ज़ालिम नहीं हूँ, मैं सिर्फ का मुख्तसर ख़ुलासा आपके सामने पेश करूँ। वो इस काबिल है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखी जाए। ठीक है, जो कुछ उसके यानी कि बोलने का अंदाज़ था वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखने के काबिल था। चुनाचे वो स्पीच या सदा जो कुछ कहिए ये थी, यानी कि जो कुछ वो बोल रहा था वो ये था। ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए, ये सेकंड पैराग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट, ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ। आफत का मारा मीन मुसीबत का मारा, और मेरे 7 बच्चे हैं। अब रोटियों को मोहताज हूँ और अपनी मुसीबत में एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। गरीबुल वतन यानी कि मैं अपने वतन से दूर हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। हाय मेरा कोई दोस्त नहीं, ए खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। यानी कि ये कि उसके अल्फाज जो थे ना, दिल को बहुत ज़्यादा गमज़दा करने वाले थे। इस अल्फाज इन तरीके से वो बोल रहा था। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिए। फ़कीर तो ये कहता हुआ और जिन पर इस किस्से का असर हुआ इसकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया। यानी कि जो लोग इसकी इस बात पर असर लेते थे वो उसे खैरात भी दे देते थे। लेकिन मेरे दिल में चंद ख़यालात पैदा हुए और मैंने अपनी हालत का मुकाबला इससे किया, और मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि अक्सर अमूर में मैंने उसको अपने से अच्छा पाया। यानी कि वो अपना मुकाबला करता है। ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्तखोरी से दिन गुजारता है।
ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں کی، وہ کہتا ہے کہ حالات ہمارے ایک جیسے ہیں، میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری بس خالی صدا لگا کر پیسہ کما لیتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی اور وہ جاہل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور وہ جاہل ان پڑھ ہے، میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ صفحہ نمبر 49 پہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہوں، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں، یعنی کہ یہ موازنہ اس نے کر کے بتایا۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے، یعنی کہ اگر اس سے آگے چل کے دیکھا جائے تو وہ مجھ سے زیادہ بہتر حالت میں ہے، اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ صحت اس کی اچھی تھی، میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی، یعنی کہ انداز اس کا رونے والا تھا لیکن اس کا چہرہ جو ہے خوشنما تھا۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کو کس وجہ سے ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے، یعنی کہ وہ جیسے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں تو اس کے حق میں نعمت ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا کوئی دوست نہیں، اس سے کوئی مانگنے والا نہیں، یہ خود مانگ رہا ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں، اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے، یعنی کہ یہاں مصنف جو ہے، جو سبق کا ٹائٹل ہے آپ کے سامنے، مجھے میرے دوستوں سے بچا، تو مصنف جو ہے اپنے دوستوں سے تنگ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اس حال سے میرے حال میں یہ فقیر اچھا ہے، اس کا کوئی دوست نہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ بات ایک مین پوائنٹ ہے آپ کا، اس کو یاد رکھنے والی ہے، ٹھیک ہے، یہ وضاحت ہے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، یعنی کہ اب جہاں میں رہتا تھا، کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں، اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا، لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اس بات میں تو مجھ سے بڑھ گیا ہے، لیکن کیا یہ تیری بات جو کہہ رہا ہے صحیح بھی ہے، یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے، یعنی کہ وہ اپنے دوستوں کا موازنہ کرتا ہے کہ میرے دوست کس طرح کے ہیں، یہ آپ نے دیکھنے آگے سارا وہ اپنے دوستوں کا حال بتاتا ہے۔ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں، تخلیے میں خاموشی میں، اکیلے پن میں، اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، میں لکھ سکوں، قلم بند کرنا، لکھ سکنا، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے خاموشی کی ضرورت ہے، کہ میں کام کرتا ہوں لکھنے لکھانے کا، مجھے خاموشی چاہیے کہ میں کر سکوں گا، اور وہ جو فقیر ہے وہ دن دہاڑے، ظاہر ہے مصنف کا کام ہے کہ وہ لکھتا ہے تو اس کو پیسہ ملتا ہے، اور فقیر کا کیا کام ہے، وہ مانگتا ہے اور اسے پیسہ ملتا ہے، لیکن فقیر کو یہ ڈر نہیں کہ راستے میں کوئی اس کا دوست اس سے پیسے ادھار مانگے گا، کیونکہ مصنف کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ اس کے دوست اس سے ادھار پیسے مانگ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اس سے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے، یعنی کہ میرے دوست ایسے ہیں کہ مجھے بے وقت مختلف جگہوں پر بلا لیتے ہیں، دعوت دے دیتے ہیں، کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ، لطیفے پر لطیفے کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ میری حالت ایسی ہوتی ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن میرے دوست مجھے لطیفے اور قصے سنا رہے ہوتے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے اور وہاں سے جانے کا نام بھی نہیں لیتے کہ بھائی میں تھک گیا ہوں، میں سونا چاہتا ہوں، کیا ایسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا، کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے، یعنی کہ وہ بتاتا ہے کہ لکھنے لکھانے سے تعلق ہے اس کا، تو اس لیے وہ وہی بات کرتا ہے کہ مجھے پہلے کسی دوست کی تصنیف کی ہوئی کتاب ملتی ہے، اس کو مجھے خواہ مخواہ ہی پڑھنا پڑتا ہے چاہے میرا دل ہو نہ ہو، پھر اس کے اوپر تبصرہ بھی ریویو لکھنا، تبصرہ بھی کرنا کہ وہ کتاب کیسی ہے، کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا، یعنی کہ اپنے دوستوں کی وجہ سے ان کے تنگ ہونے کی وجہ، ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے اسے شور بھی مچانا پڑتا ہے، کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا، اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا، اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ ہٹا کٹا ہے اور میں نہیں ہوں نازاب ہوں، یعنی وہ کہتا ہے اس فقیر سے پھر مقابلے میں ہی کہتا ہے کہ میرے میں یہ سب کچھ مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے، تو اس لحاظ سے کیا ہے کہ وہ
ठीक है सेहत में, और मैं बहुत कमज़ोर हूँ। नीफ व नज़ार मीन कमज़ोर हूँ। या अल्लाह, क्या इस पर भी वो शुक्र अदा नहीं करता? खुदा जाने वो कौन सी नेमत चाहता है। यानी कि वो अब मवाजना करते हुए कहता है कि उस वकील को शुक्र अदा करना चाहिए कि उसका कोई दोस्त नहीं, कि उसे अल्लाह ताला ने नेमत अता की है। लोग कहेंगे कि इस शख्स के कैसे बेहुदा ख्यालात हैं। यानी कि अब वो ये भी कहता है कि दोस्तों का होना एक नेमत होती है, लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि वो उस नेमत से भरा हुआ है। बगैर दोस्तों की ज़िंदगी धोबर होती है। अब वो दोस्तों के हक़ में बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए कि दोस्तों के बगैर ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल है, और ये इनसे भागता है। मगर मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता। मैं जानता हूँ कि मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आते हैं और मेरे खैर तलब हैं, मगर अमली नतीजा ये है कि अहबाब का इरादा होता है मुझे फ़ायदा पहुँचाने का, और हो जाता है मुझे नुकसान। यानी कि वो तुम मुझे फ़ायदा पहुँचाते हैं कि भाई तुम थक गए हो, लिख लिखा के थक गए हो, आओ थोड़ी सी हम तुम्हें कंपनी देते हैं, हमारे साथ बैठ के बातें करो, तुम्हारा ज़हन खुलेगा। लेकिन क्या होता है, वो मेरे लिए नुकसान का बायस बन जाता है, क्योंकि मेरा वक्त चला जाता है। चाहे मुझ पर नफरीन की जाए, मीन नफ़रत की जाए, मगर मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज तक मेरे सामने कोई ये साबित ना कर सका कि अहबाब का एक जमे गफ़ीर रखने और शनासाई के दायरे को वसी करने से क्या फ़ायदा हुआ। जमे गफ़ीर होता है बहुत बड़ा झमघट्टा, और शनासाई मीन होता है जानना। यानी कि आज तक मेरे सामने कोई साबित नहीं कर सका कि मेरे पास अहबाब का, मेरे मिलने वालों का एक झमघट्टा था, और मुझे जानने वाले जो हैं उनका वसी दायरा था, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर दुनिया में, सफ़ा नंबर 50 निकालिएगा, ठीक है, दुनिया में कोई काम करना है और बातों ही में उम्र नहीं गुजारनी है, तो बास नहायत अजीज़ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे इससे मेरे दिल पर कैसा ही सदमा हो। ठीक है, मीनिंग के उसमें काम से होता है ना कि मेरा काम नहीं हो पाता, मेरे दोस्त आ जाते हैं, मेरा वक्त ज़ाया कर देते हैं। मसलन मेरे दोस्त अहमद, अब अपने मुख्तलिफ दोस्तों का जिक्र करता है कि वो क्या क्या हैं। ठीक है, उनके दोस्तों का हाल सुनना है अब आपने। मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं, जिन्हें मैं भड़भड़ैया दोस्त कहता हूँ। भड़भड़ैया मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ये नहायत माकूल आदमी हैं, और मेरी उनकी दोस्ती नहायत पुरानी और बेतकल्लफ़ी की है, मगर हज़रत की खिलकत में दाखिल है कि वो 2 मिनट निचला नहीं बैठते, यानी कि उनकी तबीयत में ये शामिल है। ठीक है माकूल आदमी, ठीक है, लोगों में बैठने के काबिल है, मेरी दोस्ती भी उनसे बड़ी पुरानी है, बेतकल्फ़ी है, लेकिन उनकी ये पैदाइशी आदत है, खिलकत मीन पैदाइशी आदत होना। ठीक है, कि 2 मिनट निचला नहीं बैठते, मिलकर खामोश नहीं बैठते, हरकत में रहते हैं। जब आएंगे शोर मचाते हुए, चीज़ों को उलट पलट करते हुए। गर्ज़ के उनका आना भौचाल के आने से कम नहीं, भौचाल मीन ज़लज़ले के आने से। जब वो आते हैं तो मैं कहता हूँ कोई आ रहा है, क़यामत नहीं, यानी कि क़यामत की तरह वो आते हैं, तो मैं फिर सबको कहता हूँ कि कोई बात नहीं, क़यामत नहीं है। इनके आने की मुझ दूर से खबर हो जाती है, बावजूद कि मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है। अगर मेरा नौकर कहता है मियाँ इस वक्त काम में बहुत मशगूल हैं, तो वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि कमबख्त को अपनी सेहत का भी कुछ ख्याल नहीं, यानी कि वो मेरा ख्याल कर रहे होते हैं। खैराती कब से काम कर रहे हैं, बड़ी देर से, तोबा तोबा। अच्छा बस 1 मिनट इनके पास बैठूँगा, मुझे खुद जाना है। छत पर होंगे ना, मैं पहले ही समझता था। यानी कि आप खुद बातें करते हुए वो ऊपर छत पर चले जाते हैं। ये कहते हुए ऊपर आते हैं और दरवाज़ा इस ज़ोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा, यानी कि बहुत शोर शराबे के बाद दरवाज़े को धक्का लगाते हैं और आंधी की तरह दाखिल होते हैं। आहा, आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया, मगर देखो देखो, मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो। मैं हर्ज करने नहीं आया, खुदा की पनाह किस कदर लिख डाला है। कहो तबीयत तो अच्छी है, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था, वल्ला मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक शख्स ऐसा है जो मजमून निगार के लक़ब से पुकारा, यानी कि तारीफ़ करने लग पड़ते हैं कि मैं सिर्फ देखने आया था कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम थके तो नहीं हो, और मैं बड़े फ़ख्र से लोगों को कहता हूँ कि तुम मजमून निगारी करते हो। लो अब जाता हूँ, मैं बैठूँगा नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरने का, तुम्हारी खैरियत रियाज़ करनी थी, खुदा हाफ़िज़। ठीक है जी, ये एक उनके दोस्त का हाल था। ये कहकर वो नहायत मोहब्बत से मुसाफ़ा करते हैं, और अपने मुसाफ़ा मीन मिलते हैं उनसे, हाथ मिलाते हैं, और अपने जोश में अपने हाथ को इस कदर दबा देते हैं, मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उँगलियों में दर्द होने लगता है। यानी कि बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं तो उनकी उँगलियों में दर्द होने लगता है, और मैं कलम नहीं पकड़ सकता, यानी कि इतनी ज़ोर से दबाते हैं कि मैं अब लिखने के काबिल नहीं रहता। ये तो अलहदा रहा, अब अपने साथ मेरे कुल ख़यालात को भी साथ ले, यानी कि ये तो उनका आना था, ठीक है, लेकिन अब वो अपने साथ क्या है, जो कुछ मैं सोच के बैठा था कि लिखना है मैंने, वो मेरे
ख़यालात सारे ख़त्म हो गए। ख़यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ मगर अब वो कहाँ, और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे। ताहम वो अगर घंटों रहते तो इससे ज़्यादा नुकसान ना करते। क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? यानी कि बताते हैं कि ऐसा दोस्त मैं छोड़ सकता हूँ, बताएं अब आप। मैं नहीं छोड़ सकता कि वो आए थोड़ी देर के लिए हैं, लेकिन मेरे नुकसान कहाँ कर गए कि मेरे जो ख़यालात मैंने इकट्ठे किए हुए थे लिखने के लिए वो ख़त्म हो गए, सारे बिखर गए। मैं इससे इनकार नहीं करता कि मेरी इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। ताहम मैं उन्हें छोड़ दूँगा, हाँ छोड़ दूँगा, अगरचे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े। यानी कि जब मैं तंग आ जाता था तो मैं कहता हूँ मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता था कलेजे पर पत्थर रखते हुए, तो मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था। और लीजिए, दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं। अब दूसरे दोस्त की बात करते हैं। ये बाल बच्चों वाले साहब हैं और रात दिन उन्हीं की फ़िक्र में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं, जब मैं काम से फ़ारिग हो चुकता हूँ, लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल यही चाहता है, सफ़ा नंबर 51 पे देखिए, यही चाहता है कि 1 घंटा आराम कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूँ, मगर तहसीन आए हैं, इनसे मिलना ज़रूरी है। इनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मज़मून ही नहीं। यानी कि ये उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं कि वो अपने सिर्फ़ बीवी बच्चों की बीमारी का ज़िक्र करते हैं। मैं कितनी कोशिश करूं मगर वो इस मज़मून से बाहर नहीं निकलते। अगर मैं मौसम का ज़िक्र करता हूं तो वो कहते हैं हाँ बड़ा ख़राब मौसम है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया, मेरी लड़की को खांसी में मुब्तला है। अगर पॉलिटिक्स या लिटरेचर के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करता हूं तो तहसीन फ़ौरन मादद करते हैं कि भाई आजकल घर में फिर घर भर बीमार है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ के अखबार पढूँ। अगर किसी आम जलसे में आते हैं तो अपने लड़कों को ज़रूर साथ लिए होते हैं और हर एक से बार बार पूछते रहते हैं तबीयत तो घबराती नहीं, प्यास तो नहीं मालूम होती। कभी कभी नब्ज़ देख लेते हैं और वहाँ भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का जिक्र करते हैं। यानी कि ये जो दोस्त हैं वो अपने आप में मगन रहते हैं, अपने घर वालों में। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। इसी तरह मेरे मुकदमेबाज दोस्त हैं, यानी कि आप तीसरे दोस्त की बात करते हैं, जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपने फरीक मुखालिफ की बुराइयों और जज साहब की तारीफ़ या मज़ाहमत की और कोई मज़मून नहीं। मन जुमला और बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के दोस्तों के मैं मोहम्मद शाकिर साहब का ज़िक्र ख़ुसूसियत से करूँगा। यानी कि अब वो मोहम्मद शाकिर साहब हैं जो इनके दोस्त हैं, मुकदमेबाज़ हैं, क्योंकि वो मुझे पर ख़ास अनायत फ़रमाते हैं। शाकिर साहब मौजूद ज़िला सलीमपुर के रईस और ज़िला भर में नहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। उन्हें अपनी लियाकत के मुताबिक लिटरेचर का बहुत शौक़ है। लिटरेचर पढ़ने का इतना नहीं जितना लिटरेरी आदमियों से मिलने और तारुफ पैदा करने का, यानी कि मिलने मिलाने के शौकीन हैं। लिटरेचर पढ़ने के नहीं है ज़्यादा, लोगों से मिलने मिलाने और तारुफ करने के शौकीन हैं। इनका ख्याल है कि अहले इल्म की थोड़ी सी कदर करना उम्रा के शायान शान है। यानी कि जो इल्म रखते हैं लोग उनकी कदर करना, इसका मुताबिक उसका मतलब है कि वो अमीर लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं। एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत असरार से मुझे सलीमपुर ले गए और ये कह के शहर में रात दिन शोर शगफ रहता है, यानी कि शोर होता है शहरों में, इसलिए वो अपने साथ अपने गाँव के ले जाते हैं। देहात में कुछ अर्सा रहने से तब्दीली आबो हवा भी होगी और वहाँ मजमून निगारी भी ज़्यादा इत्मीनान से कर सकोगे। मैंने एक कमरा ख़ास तुम्हारे वास्ते आरास्ता कर दिया, यानी कि तुम्हारे लिए तैयार कर दिया, जिसमें पढ़ने लिखने का सब सामान मुहैया है। थोड़े दिन रह के चले आना, देखो मेरी खुशी करो। यानी को कहते हैं मेरी खुशी की खातिर चले जाओ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमने आज पढ़ा। तो स्टूडेंट आपने इसको अच्छे तरीके से मेरे सबको सुनना है और खुलासे के तौर पर लिखना है। तीसरे दोस्त का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ तक आपने खुलासा लिख के तैयार करना है। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। अल्फाज माने ध्यान से गौर से सुनकर उसको तशरीह तलब कोई ख़ास पैराग्राफ है नहीं, जहाँ है मैंने वजाहत कर दी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इसको तैयार कर रखना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे अगले हिस्से को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।